बहुत डिफिकल्ट भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों के हिसाब से मतलब आपके टाइम पे अलग बात होती है कि बहुत आज्ञाकारी होते थे, बट अभी की पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट है, और आप एक बिजनेस वुमेन रह चुकी है, तो साथ में बिजनेस करना, घर संभालना और बच्चों को संभालना, वो भी आजकल के बच्चों को, यस, इट तो वाज अ चैलेंज, क्या इट वाज अ था मतलब? चैलेंज, इट वाज अ चैलेंज। मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया 2003 में, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, क्योंकि पैसे नहीं थे और बिल्कुल बिगिनिंग थी, सब कुछ खुद करना था। तो लाइब्रेरियन भी मैं थी, एचआर भी मैं थी, मैनेजर भी मैं थी, और टीचर भी मैं थी। हम 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर के ये शुरू किया था। तो मैं 3 बजे मेरे घर से कोचिंग जाती थी और रात को 11 बजे लौट करके आती थी, और 11 बजे किचन में घुसती थी, खाना बनाती थी। मेरी फैमिली ने बहुत कोऑपरेट किया, डेफिनेटली उनके कोऑपरेशन के बिना मैं ये नहीं कर सकती थी। उनके कोऑपरेशन से ही ये हो पाया, लेकिन वो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था। उसके बाद आकर के बच्चे बेचारे जगे होते थे, रात को देखती थी उन्होंने कितना काम किया, उनका कल का होमवर्क क्या है, उनकी क्या तैयारी होनी है, उनका कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट नहीं है। और वो बच्चों के लिए भी स्ट्रगल था, क्योंकि 11 बजे जब मदर घर आ रही है, उसके बाद उनको रात को 1 बजे तक पढ़ाई करनी है। तो कोई भी पर्सन अपनी पूरी फैमिली के कोऑपरेशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बच्चे बेचारे 1 बजे तक जग कर कल का टेस्ट तैयार करके तब सोते थे। तो जब वो स्कूल से आते थे तब मैं उनको सुला देती थी, ताकि रात को हम देर रात तक बैठ करके अगले एग्ज़ाम की या होम तैयारी कर सकें, या होमवर्क कर सकें, या जो भी उनका नेक्स्ट डे शेड्यूल है उसको प्लान कर सकें। वो डिफिकल्ट रहा होगा मैम वो टाइम तो। बहुत डिफ़िकल्ट था, पर उस समय फिज़िकली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, और फैमिली ने बहुत कोऑपरेट किया, और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने कोऑपरेट किया। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की, तभी मैं अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर पाई। मैम दोस्तों से याद आ रहा है कि जैसे आप बता रहे हो कि अपनी आपकी अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में रह चुके हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कभी ऐसा फील हुआ कि एज गैप की वजह से कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि बतानी चाहिए? वेल, मेरा जो सबसे बड़ा सर्कल था उस समय, वो मेरा सेंट्रल स्कूल टीचर्स का था, केंद्रीय विद्यालय टीचर्स थे, क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय में 16 साल जॉब किया था। तो वो लोग थे जो नहीं चाहते थे मैं जॉब छोड़ूं, क्योंकि हर किसी का ये कहना था कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके बिजनेस करना दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण एग्जैक्टली डिसीजन है। मैं भी आपसे वो पूछने वाली थी कि कैसे वो आपने डिसीजन लिया। हाँ, वो डिसीजन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मुझे कुछ करने का, कुछ अलग करने का जुनून था। तो 16 साल सेंट्रल स्कूल में जॉब करके जब मैंने रिज़ाइन किया, तो मुझे आज भी याद है, मेरे जो प्रिंसिपल थे दुबे सर, उन्होंने बहुत समझाया था कि बेटा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। और एक पूरी टीम मेरे फ्रेंड्स की मुझे कन्विंस करने घर आई कि मैडम बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। ओके। और सर ने, मुझे आज भी याद है कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। वो जानते थे कि मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ और एक बेवकूफ़ बच्चा हूँ, क्योंकि वो फादरली फिगर थे सबके लिए। तो उन्होंने मुझे कई घंटे कन्विंस करने की कोशिश की, इस पूरे ग्रुप ने समझाने की कोशिश की कि देखो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ दुनिया में हो नहीं सकती जो तुम करने जा रही हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समझ जाओ, और ये बिज़नेस का फितूर दिमाग से उतार दो और वापस स्कूल में आ जाओ। लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि ये डिसीजन लेना मेरे लिए भी बेहद मुश्किल था। बहुत मुश्किल से पहले मैंने अपने आप को समझाया था, क्योंकि एक सेफ लाइफ से आप एक अनसेफ लाइफ में जा रहे थे। पर अचानक एक से आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? मतलब स्पेशली आजकल के लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, मतलब मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मेरे पापा मुझे कई बार बोलते हैं कि शायद तूने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई थी तो एक सेफ होता, लोग सेफ साइड मानते हैं, तो आपने अचानक इतने अच्छे फील्ड को छोड़ के, मतलब बिजनेस नो डाउट अच्छा है, बट अचानक ऐसे क्यों दिमाग में आया? ऐसी क्या चीज थी कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है? क्या वेल, हुआ था? यस, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, ओरिजिनल आइडियाज़, जिनको कि मैं एज अ सर्वेंट, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जिनको आपको फॉलो करना है। पर मेरे पास बहुत वंडरफुल आइडियाज़ थे, ओके। उनको मुझे इम्प्लीमेंट करना था, जो मैं वहाँ नहीं कर सकती थी। कितने साल आप थे गवर्नमेंट जॉब में? मैंने 16 साल गवर्नमेंट ठीक जॉब है, किया। ठीक है। उसके बाद 2003 में मैंने रिज़ाइन किया, सितंबर 2003 में मैंने रिज़ाइन किया, और मई 2003 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। तो इट हाँ। वाज अराउंड 6 मंथ्स 7 मंथ्स गैप। उस समय मैंने उसकी तैयारी की और मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, आप बता रहे थे आइडियाज के बारे में। हाँ, तो आइडियाज़ मुझे इतने सारे थे दिमाग में कि मुझे उनको इम्प्लीमेंट करना था।
उसके लिए सरकारी नौकरी छोड़ करके खुद का रिस्क लेना ज़रूरी था। पर बाकी लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि रिस्क लीजिए, लाइफ में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता है, हाँ। लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। मेरे पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार थे कि अगर ये बिजनेस मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। ओके, पूरे बैकअप रेडी रखे थे। यस, आई हैड केप्ट माई बैकअप रेडी। और ओके। आज भी हैं, आज भी मेरी ये नेचर में है कि जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ, ये मान के चलती हूँ कि 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूँगी, वो भी नहीं हुआ तो क्या करूँगी, और वो भी नहीं हुआ तो क्या करूँगी। तो जब आपके पास इतने सारे प्लान्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर भरोसा भरोसा रखना होता है। पड़ेगा। जब मैंने मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो मुझे आज भी याद है, मुझे किसी ने ये शब्द कहे थे कि अरे मैडम, स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना बहुत आसान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना कितना मुश्किल, आपको भी आइडिया नहीं है, आपसे नहीं होगा। मुझे लगा अब तो ज़रूर करना है। वाओ, चैलेंज किया ना, अब तो दिखा दूंगी। Yes, I took it as a challenge and I proved it. I ran my business very successfully for 16 years. अभी 2019 में मैंने उसको क्लोज किया। मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ और देहरादून में मेरा ऑर्गेनिक फार्म है। मेरा ड्रीम था कि मुझे फार्मिंग खुद करनी है वहाँ जाकर। ओके। तो उसके लिए वो दैट वाज माय नेक्स्ट प्लान, जिसके लिए मैंने, अभी भी ऐसा नहीं है, आई एम स्टिल नॉट जॉबलेस, आई एम स्टिल वर्किंग। आज मैं एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्म संभाल रही हूँ, बढ़िया अपना ट्रैक्टर चलाती हूँ, अपने खेतों में काम करती हूँ, एंड आई एंजॉय दैट वर्क, आई लव दैट वर्क। वाओ। तो वो मेरा नेक्स्ट प्लान था। मुझे बहुत लोगों ने फिर से वही कहा कि एक गलती तब की, आज अच्छे खासे चलते इंस्टीट्यूट को फिर से बंद कर रहे हो। मुझे लगता है मैम, आप ना पूरा एक प्लानिंग के साथ चलती हो, और उसके साथ मतलब आप जैसे कि आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब के बाद आपको ये करना है, इस चीज़ के बाद रिटायरमेंट में आपको ये करना है, आपके सारे प्लान रेडी होते हैं। यस यस तो यस। अभी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप बताया, तो जब आपने ये चीज़ सोची तो कितना टाइम सोचने में लगा, और अचानक से छोड़ा कि कैसे किया? नहीं नहीं, बिल्कुल अचानक से नहीं छोड़ा। मैंने बहुत साल पहले से मेरा ये प्लान था कि मैं अगर इसको छोड़ूंगी तो मैं, प्लान ए क्या है मेरा, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, ये करूंगी। पहले प्लान ए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगी, अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो प्लान बी, नहीं तो प्लान सी। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि प्लान ए से प्लान बी पर आज तक कभी जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी सोच समझ के साथ, पूरा एक फ्रेमवर्क पहले से तैयार किया। ओके। और जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब कुछ टाइम पहले से आपने वो सोच के फिर उसको अच्छे डिसीजन के लिए हाँ छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आप एक ऐसे काम में घुस रहे हैं जिसमें आपको कुछ पता नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कैलकुलेशन के बिना आपको नहीं करना चाहिए, और मैंने किया भी नहीं था। बट फ्रेंड्स लोग तो आप बता रहे हो, कलीग लोगों ने, फ्रेंड्स ने, सबने आपको मना किया, फैमिली ने भी मना किया था कि फैमिली साथ में थी? वेल, फैमिली वॉज वेरी न्यूट्रल, दे ऑल न्यू कि ये तो पागल इंसान है, कर लेगी जो हाँ, जो सोचा है करेगी करेगी। तो उनका ये कहना था कि देखो ये तुम्हारा डिसीजन है। स्पेशली माय हस्बैंड, उनको मैंने पूछा कि मुझे क्या करना है, तो आज भी उनका, इनफैक्ट उनके बैक सपोर्ट से ही मैं ये सब कर पाई। राइट राइट। उनका ये कहना था कि दिल की जो इच्छा है उसको मारना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा मन गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का है तुरंत छोड़ दो, उसके बाद कुछ और करने का है करो, नहीं करना है मत करो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जो मन की इच्छा है उसको पूरा करो। तो वो हिम्मत मुझे वहाँ से मिली, तो उन्होंने मुझे कुछ भी करने से रोका नहीं। मतलब लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों नहीं किया। येस, आई हैव नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स एट ऑल। मैम एक्चुअली आपसे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे या किसी और को, सबको, सारी एज ग्रुप को इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक्स अ लॉट। सीरियसली मैम, पर गवर्नमेंट जॉब छोड़ना ये बहुत हिम्मत की बात होती है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना, तो वो आपको सेट होने में कितना टाइम लगा, और आपके उसके फर्स्ट स्टेप से लेके क्या स्टेप थे? इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। कई बार लगता था बेटा गलत पंगा ले लिया तुमने। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, और शुरू का जो खास तौर से 2 साल थे उसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और बहुत लोग थे हिम्मत तोड़ने वाले। इनफैक्ट जब आप कोई काम करते हैं, जो लोग आपकी हिम्मत तोड़ते हैं ना, वो और चैलेंजिंग जॉब आपके लिए क्रिएट कर देते हैं, और आपको लगता है अब तो और करना है, अब तो और करना है। राइट। तो शुरू के 2 साल बहुत स्ट्रगलफुल थे। मैं कई घंटे बैठ करके प्लानिंग करती थी, एग्जीक्यूट करती थी, सारा काम खुद करती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो जो भी टीचर्स मुझे मिले, दे वर ऑसम। शायद भगवान ने हीरे चुन चुन कर मेरे पास भेजे,
मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंसान जैसा होता है वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है? मे बी आई कांट नहीं, से मुझे तो दैट। ऐसा लगता है, मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस हैं कि आप जैसे होते हो ना, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं, और मे आप बी खुद मे बी अच्छे हो, मे बी इसीलिए आपको, आप जो बता रहे हो ना, हीरे मिले। कांट से मैं रोक नहीं पाई, पर सॉरी, अपने ईशर आप को नो बट बोलने यू से। मे बी राइट, यू मे बी राइट, पर मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले कि अगर 1 घंटे काम करना और मैंने उनसे कहा कि बेटा आज 2 घंटे करना है, तो कभी किसी ने मना ही नहीं मना किया। नहीं किया। ईश्वर की इतनी कृपा थी, और ठीक है मेरा भी उनके साथ एक बिल्कुल बच्चे वाला एटीट्यूड था। राइट राइट। आई वॉज लाइक अ मदर फॉर देम। और आज इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, उसके बावजूद वो सब आज भी मेरी फैमिली है। हाँ आज उनका और मेरा कोई फाइनेंशियल कनेक्शन या कोई प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है, राइट। पर आज भी सब आते हैं, मिलते हैं और बिल्कुल अपना फैमिली समझते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मैं गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी जॉब में एक आपको ना फिक्स सैलरी मिलती है आपके अकाउंट में, जैसे ही मंथ एंड या मंथ स्टार्टिंग होता है एक फिक्स अमाउंट टिंक करके आ जाता है। लेकिन जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और काफ़ी टाइम तक जब तक वो सेट नहीं होता आपको वो नहीं मिलता है। और लोग, मतलब मेजर लोग ऐसे होते हैं ना कि यही रीज़न की वजह से वो हार जाते हैं। तो आपको कितने टाइम वो सेम इनकम या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में आपको टाइम लगा, क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी? यस यस यस, डेफिनेटली बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था, क्योंकि एवरी मंथ सैलरी आ जाती थी, उसकी एग्जैक्टली। आदत पड़ी हुई थी। हाँ। और जब वो बंद हुआ तो ज़ीरो। मुझे ये था कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में थे, तो मुझे ऐसा था कि अगर मेरा बिजनेस 100% फेल भी हो गया तो दाल रोटी तो आराम से चल यस यस, ऑफ जाएगी। कोर्स। ठीक है। और जो पैसा मैं वहाँ से अर्न कर रही थी उसकी घर को कोई बहुत सख्त ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये मान के चली थी कि फर्स्ट ईयर में मुझे ज़ीरो प्रॉफिट होगा, 1 रुपया भी नहीं वो बचेगा। मेंटली प्रिपेयर थे? मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ओके। थी उसके लिए कि जितना कमाऊंगी वो सारा का सारा साथ साथ उस बिजनेस में लग जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर ने ही मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, ओह और वाओ। शुरू का जो भी प्रॉफिट था वो वापस मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको मैंने घर में नहीं लगाया। आपने ये चीज मुझे सिखाई थी कि मधु, लाइफ में ना तू जितना अर्न करे ना उसको उसको खर्चा मत करना उसको, और ना ही उसको सेव करना। आपने मुझे बताया तो मुझे याद है ये चीज, उसको उसी चीज में लगाना, उसी बिजनेस में लगाना, वो और ग्रो करेगा। एग्जैक्टली दिस और इज ये व्हाट चीज आई आप डिड। करते थे? यस, मैंने उस पैसे को उसी बिजनेस में लगाया और उसी बिजनेस को फिर ग्रो किया, और उसके बाद तो फिर ईश्वर की कृपा थी, अच्छा चल पड़ा। वाह। क्या स्ट्रगल फिर भी फेस करनी पड़ी? कोई ऐसी कंडीशन आई कि मतलब आंखों से आंसू आ जाए, या कुछ ऐसा यस मोमेंट रहा हो? यस 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 यस। एक साल था मेरा इंस्टीट्यूट का। इनफैक्ट हम डोर टू डोर सर्विस देते थे, हमारी 4 गाड़ियाँ चलती थी, तो हम डोर से बच्चे को उठाते थे और डोर पर ही छोड़ते थे। उसका एक रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि स्टूडेंट की सेफ्टी उसकी एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ, कितना एरिया कवर करते थे आप अहमदाबाद में? पूरा साबरमती हम कवर करते थे, साबरमती? साबरमती के भी बाहर का, रानी और कई सारे बहुत नियर दूर बाय तक या के एरिया थे, सुभाष, रानी, रानी, BCG रोड? शाहीबाग, ओके, काफ़ी बड़ा एरिया हम कवर करते ठीक थे। है। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत कन्विंसिंग था कि डोर से बच्चे को उठाया और वापस गाड़ी डोर पर छोड़ेगी। तो एक मिसहैप हुई थी, उसकी वजह से हमें सारी गाड़ियों की सर्विस बंद करनी पड़ी। और हमने पेरेंट्स को कहा कि देखिए अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट तक लाना और लेके जाना अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, विच वॉज अ बिग शॉक फॉर पेरेंट्स। Right. दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। बहुत मुश्किल हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर मुझे कई सारे पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि मैडम आपके यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई है कि हम अपने एरिया में आपको पूरा अरेंज करके देते हैं, आप अपने स्टाफ को 3 दिन यहाँ भेज लीजिए, 3 दिन अपने इलाके में रखिए। पर मुझे उसके लिए प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे और बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो मैंने कहा नहीं, उस समय मैं बिज़नेस को बहुत एक्सपेंड कर सकती थी, लेकिन उस समय मैंने उन फैलते हुए हाथों को रोका कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था ज़िंदगी में। मुझे लगता था कि मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने बच्चों को समय देना है, अपने हस्बैंड को समय देना है, घर को समय देना है। तो मैंने उसको एक्सपेंड नहीं किया। एज अ रिज़ल्ट जो नेक्स्ट सेशन था उसमें बहुत ड्रास्टिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिरा। पेरेंट्स का कहना वही था कि मैडम आपके यहाँ गज़ब पढ़ाई है, लेकिन कन्वेंस प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। और क्योंकि उस साल एक एक्सीडेंट हुआ था तो मैं वो रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहती थी। वो साल ऐसा था जब मैंने अपना खुद का गोल्ड बेचकर टीचर्स का सैलरी दिया था, लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट बंद नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो भी आज मेरे पास है इसी इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, ये आगे पक्का आगे बढ़ेगा। अगला साल मैं पेरेंट्स को कन्विंस करूँगी, उनसे बात करूँगी और उन्हें कहूँगी कि देखिए अगर आप मेरे यहाँ की टीचिंग से सचमुच में कन्विंस्ड हैं
तो इतना सा पेन तो लीजिए ना कि अपने बच्चे को छोड़िए और ले जाइए। और पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया और वो फिर से वहीं आ गया जहाँ था। कितना टाइम ये चला मैम? वेल दिस वॉज फॉर अराउंड 2 years। एक ओह। फर्स्ट ईयर जो उसके बाद था वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक था। सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा और थर्ड ईयर तक फिर वापस नॉर्मल आ गया। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि इतना होने के बाद, इतना इमोशनल स्टेप लेने के बाद भी आपने एक अपने एथिक्स, जो आपके उसूल हैं, वो हमेशा उस पर आप एक अटल रही कि नहीं हाँ, भाई, जो ये एथिक्स करना के है। साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो तो प्रोफेशनल लाइफ की बात आप छोड़िए, मैंने पर्सनल लाइफ में भी एथिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राइट राइट मैम। मैम एक चीज़ और कि जैसे आप बता रहे हो कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप रही है, तो फेक फेलियर भी देखना पड़ता है और सक्सेस भी देखनी पड़ती है, तो यस दोनों यस। में आप में क्या कुछ अलग चीज़ें आपने खुद में देखी है, नोटिस की है, कि या समता में ही रहते हैं? मतलब कैसा आपका बिहेव रहा है उस देखिए, टाइम? ईज़ी नहीं होता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी इस बारे में, इट्स रियली नॉट ईज़ी। हम्म। इनफैक्ट क्या होता है, जब सक्सेस मिलती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, मज़ा आता है। हाँ, इतना कहूँगी कि जब बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं तो आसमान में मत उड़िए, ज़मीन पर पैर रखिए, क्योंकि फेल्योर आने में 1 सेकंड लगता है। और जब आप फेल हो गए हैं तब बिल्कुल अपने आप को निराश करके मत बैठ जाइए कि अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उसी समय अपने आप को सबसे ज़्यादा संभालना है। मैं पाताल से आसमान और आसमान से पाताल तक का सफ़र मैंने कई बार तय किया है। वाओ। गिर करके उठी हूँ, उठ करके गिरी हूँ, तो मैं समझती हूँ कि अपने आप को समान रखना, उस समता में रहना बहुत ज़रूरी उस है। टाइम पे आपको मोटिवेट क्या करता है मैम? चैलेंजेस, ओके। वो जो चैलेंजेस लोगों के होते हैं, लोग कहते हैं देखा बहुत उड़ने चली थी, आ गई ना ज़मीन पर। तो आप और ज़्यादा अच्छे से उठ मुझे के लगता है और कोई बात नहीं, आज गिरी हूँ, कल उठ के भी दिखाऊंगी। डट के सामना करते हो उस यस चीज़ का। यस यस। ओके। और कोई इंस्पिरेशन रहा है आपका? मतलब आप इतना इतना कुछ करते हो लाइफ में, कौन कोई एक इंसान या कोई तो आपकी इंस्पिरेशन रहा होगा? वेल माई फादर वॉज माई इंस्पिरेशन। ओके। उन्होंने ज़िंदगी में एक बात सिखाई है कि देखो बेटा, जीते तो सब हैं, लेकिन सूरज की तरह जियो जो सबको रोशनी देता है। वाह। ये एक सेंटेंस वो हमेशा कहा करते थे। वो कहते थे कि देखो, सूरज जब उगता है तो सब उठते हैं, सूरज डूबता है तो सब उसके साथ डूबते हैं, रात में ज़िंदगी शांत हो जाती है। तो वो ये बोलते थे कि देखो, जो डूबा है वो कल उगेगा ज़रूर, और जो उगा है वो डूबेगा ज़रूर। तो उनकी ये चीज़ें जब भी मैं डूबने लगती हूँ तो मुझे समझ आता है कि नहीं, फिर उगेंगे, और जब उगते हैं तो ये भी याद रखना है कि डूबना भी है। राइट। मतलब दोनों चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर अपने यस आप को रखते हो। यस यस। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हार मानने वाली कोई बात ही नहीं आती, जब आपको मेंटली आप पता है कि ये चीज़ होगा तो मैं ये करूँगा, और ये चीज़ होगा तो मैं ये करूँगा। हाँ, दुख और सुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं, परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, और कोई भी चीज़ हमेशा स्मूथ चले ऐसा तो होता ही नहीं है। राइट। वो चाहे आपका फैमिली लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, या पर्सनल लाइफ है, कहीं भी उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। क्या स्ट्रेंथ रही है मैम आपकी हमेशा से? वेल मेरा मेडिटेशन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वाओ। जब भी किसी बहुत प्रॉब्लम में जाती हूँ, मैं चुपचाप अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ, मेडिटेशन में जाती हूँ, और मेडिटेशन से जब लौट करके आती हूँ तो आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आप रेगुलरली करते हैं मेडिटेशन? यस। वाओ। और उसका भी मेडिटेशन एक टाइम होता है कि आप फिक्स इतना करना ही करना है? कोशिश करती हूँ कि मैं फिक्स टाइम पर करूँ, पर मेडिटेशन में एक क्रिया है सहज समाधि। हम्म। सहज समाधि एक ऐसी यौगिक क्रिया है कि आप जब कभी आपको अगर 5 मिनट का भी टाइम मिले, इवन 5 मिनट्स, तो यू सिट फॉर दैट, और आप मेडिटेट कीजिए 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं। दिन में जब भी समय मिले आप कीजिए। जब आप उससे उठ कर के आते हैं तो आप बहुत शांत होते हैं। मैम आपके साथ तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, हाँ, यू बट मोस्ट वेलकम, यू कैन टॉक एनी टाइम यू वांट। वो अपना नेक्स्ट आइकॉनिक एपिसोड रहेगा। लेकिन अभी डेफिनेटली। के लिए मुझे ये पूछना था कि आपकी वीकनेस क्या रही है? कुछ है, या मुझे तो नहीं लगता कभी, पर फिर भी मैं पूछ रही नो हूँ। नो 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 नो, एवरीबडी हैज़ वीकनेसेस। मेरी भी वीकनेसेस हैं। मेरी 2 वीकनेसेस जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेसेस हैं, वो सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ। ओके। मैं गलत करती नहीं हूँ, तो गलत कोई मेरे साथ करे उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती और फट पड़ती हूँ। दूसरी मेरी वीकनेस है कि मैं हद से ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ। ओके। तो ये 2 चीज़ें मुझे बचपन से लेके आज तक परेशान करती आई हैं, और शायद लास्ट ब्रेथ तक करेंगी, क्योंकि जो हमारा बेसिक नेचर है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरा गुस्सा मेरे बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे स्टाफ ने, सब ने बियर किया है। इतना एक्सट्रीम बियर किया है कि शायद उतना कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि इतना भी कोई गुस्सा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मेरा प्यार उनके प्रति इतना गहरा है
कि जिन लोगों पर मैंने हद से ज़्यादा भी गुस्सा किया है उनमें से किसी ने आज तक मुझे छोड़ा नहीं। मैं एक्चुअली ये पूछने वाली थी आपसे, पता है, मतलब मुझे ये पूछना था कि आपकी जो वीकनेस आप बता रहे हो, काफ़ी लोगों की सेम वीकनेस होती है और उसकी वजह से वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पे कुछ कुछ चीज़ें लॉस कर कर जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा कुछ किया? मुझे यही पूछना था किया, आपसे। बहुत बार किया, बहुत सारी बार किया, इतना सारा गुस्सा किया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैं अगर गुस्सा करती हूँ तो जब गुस्सा ठंडा होता है तो उस इंसान को हग भी करती हूँ। तो मान जाता है इंसान। उसको मालूम है कि इसने जो बोला है ये इंसान दिल से बुरा नहीं है। राइट। इवन अच्छा एक चीज़ और है, मुझे सॉरी बोलने में कभी शर्म नहीं आती है। मैं अपने जूनियर स्टाफ को, अपने पियंस तक को, अपने घर की मेड सर्वेंट्स को, अगर मैंने गलती से उसको डांट दिया तो आई विल से सॉरी टू हर एंड आई विल हग हर कि सॉरी यार गलती आप हो गई, माफ़ कर काफ़ी दे। डाउन टू अर्थ है मैम, सीरियसली। दैट वन हैज़ टू बी। क्योंकि अगर कोई इंसान गुस्सा करता है और उसको लगता है कि ठीक है यार बहुत ज़्यादा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, तो सॉरी बोलना चाहिए। और मैं उन लोगों को सॉरी बोलती हूँ जिन पर मैंने गुस्सा किया है, और अगर फिर ठंडा दिमाग होने पर समझाती भी हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ था। गुस्सा करना अच्छी बात तो नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम अपने आप को संभाल नहीं नहीं पाते हैं। पाते, राइट। हालांकि ये एक गलत चीज़ है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा गुस्सा शांत रहे, काफ़ी हद तक हुआ भी, ऐसा नहीं है। पर जैसा मैंने कहा कि बेसिक नेचर चेंज नहीं होता, तो मेरा गुस्सा और मेरी सेंटिमेंटल होना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेसेस हैं। इनके रिपरकशंस मैंने झेले हैं और आगे भी झेलती रहूँगी। ओके। मैम एक्चुअली जैसे आप बता रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो आपने तो चलो गवर्नमेंट जॉब किया था, मतलब आप कहीं ना कहीं एक वर्किंग वूमन रह चुकी हैं। बट कई ऐसी भी लेडीज़ होती हैं, स्पेशली मैं लेडीज़ के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी वुमन एम्पावर का ये ज़माना चल रहा है। तो वो उन्होंने कुछ किया नहीं होता है, ना ही उनकी स्टडी इतनी हाई लेवल तक होती है, और फिर भी उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, या ज़रूरत की वजह से और या तो फिर उनके ड्रीम की वजह से। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ओह इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू थैंक आस्क्ड। यू मैम। देखिए, जो एक ये इमेज बन गई है कि जो वर्किंग वुमन है वो ही सब कुछ जानती है, वो ही सब कुछ कर सकती है, और हाउस वाइफ्स के बारे में जो एक इमेज हम बना के बैठ गए ना कि इसको कुछ नहीं आता, ये इससे कुछ नहीं होगा, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। इस आइडिया और आइडियोलॉजी को चेंज कीजिए प्लीज़। जो लेडी घर में अगर काम कर रही है, अगर उसने एज ऑप्शन किसी जॉब को नहीं लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है। राइट, राइट। मैं आपको ऐसे 10 से 15 तो अपने ही सर्कल में एग्जांपल्स दे सकती हूँ। ऐसी लेडीज़ जो जॉब में नहीं थी, उन्होंने कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया एंड दे डिड इट वंडरफुली वेल, वंडरफुली वेल। तो सिर्फ इसलिए कि कोई महिला जॉब करती है तो वो बहुत ब्रेनी हो गई, या वो बहुत इंटेलिजेंट है, या वो ही कुछ कर सकती है, बिल्कुल नहीं। हर स्त्री कुछ भी कर सकती है। नारी शक्ति। Yes, that's true. A female is 6 times stronger than a man. राइट मैम। हर वो काम जो पुरुष कर सकता है स्त्री करती है, कर सकती उससे है, और अच्छे से। लेकिन हर वो काम जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर पाता है। राइट। एक मेल की अगर फैमिली में डेथ हो जाए, फीमेल परिवार को संभाल लेती है, लेकिन अगर हाउस वाइफ, लेडी ऑफ द हाउस की डेथ हो जाए तो पुरुष के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस घर को संभालना। मोस्ट ऑफ द मैन इधर दे बैक ऑफ, और दे गो इन डिप्रेशन, और इट्स टू मच स्ट्रगलिंग फॉर देम टू मैनेज द हाउस। राइट। आई थिंक आपका जो स्टाफ था उसमें भी आई थिंक सारी लेडीज थे ना, जितने भी टीचर्स रह नो चुके नो हैं? नो नो नो, माई स्टाफ हैड मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। अच्छा, ओके ओके, राइट। तो मैम उनके लिए वही होता है, फर्स्ट स्टेप लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये भी बोल रही हूँ कि कई लोग की ड्रीम होती है और कईयों की मजबूरी होती है, तो वो ना काफ़ी डरी हुई होती है, उनको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से वही घर संभालना, पति को संभालना, बच्चों को संभालना, तो वो निकलने के लिए उनका थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप क्या मोटिवेट करेंगे, क्या कैसे हाँ बोलेंगे उनको? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ओके। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात ये है कि फेल्योर से नहीं डरना है। अगर हमने कोई काम एक बार कोशिश करके देखा और हमसे नहीं हुआ, तो बहुत लोग हैं आपकी टांग खींचने वाले, राइट। जो चाहते ही नहीं आप कुछ करें, या जो आपको उस चीज़ को करने के लिए बुरी तरह से हताश निराश करेंगे। उससे नहीं डरना है। फेल्योर से अगर आप नहीं डरते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बात तो ये है ना कि जो कुछ भी नहीं करता है उसको फेल्योर मिलेगी ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। फेल्योर तो उसको मिलेगी जिसने कुछ किया है। देखिए जी, दरिया में डूबता वो है जो तैरने जाता है,
जो किनारे बैठा रहता है उसको तो वो तो ना तरेगा ना डूबेगा। राइट राइट तो अगर दरिया में कदम रखना है तो डूबने के लिए तैयार रहिए, और जो डूबने लगता है वो हाथ पैर मारता है, और वो हाथ पैर मारना आपको खुद बाहर निकाल करके लाएगा। राइट तो फेल्योर से नहीं डरना है, कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए, कभी ना कभी सक्सेस पक्का मिलेगी। फेल्योर से डर के काम छोड़ना नहीं है। मतलब सबसे पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनमें क्या टैलेंट है और वो उनको क्या करने में मजा आता है। एग्जैक्टली सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानिए, हम्म आपको कौन सा काम सबसे अच्छी तरह आता है। दूसरी बात, अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी देखिए, राइट राइट आप कितना पैसा अरेंज कर सकती हैं और कितने पैसे से काम शुरू कर सकती हैं। राइट ठीक है। तीसरी बात ये है कि प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी तैयार रखिए। मेरे हिसाब से कोई भी काम बड़ा और कोई भी काम छोटा नहीं है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरा बेटा हॉस्टल में था तो घर के खाने के लिए तरसता था। ओके तो जब वो घर आता था तो जिस तरह वो खाना खाता था मुझे लगता था हे भगवान। तब मैं ऐसा सोचती थी कि हर वो बच्चा जो हॉस्टल में है उसको माँ के हाथ का खाना नहीं मिल रहा है। तो तब मैं बहुत बार एक बात कहा करती थी कि जो यहाँ पर आईआईटी है, पीडीपीयू है या कोई और ये कॉलेजेस हैं, तो मैं कहती थी कि मैं एक दिन ज़रूर से इन कॉलेजेस के बाहर माँ का पराठा करके एक बड़ा सा फूड सेंटर खोलूँगी और अपने हाथ से बच्चों को पराठे बना करके खिलाऊंगी, जो मैं गज़ब बनाती हूँ। मैं सोचूंगी कि मेरे बच्चे को जो नहीं मिला अगर मैं किसी दूसरे के बच्चे को दे पाऊँ तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मेरे बच्चे को नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, मदर इंडिया किसी और के बच्चे को तो दे रही हूँ। अब मदर इंडिया तो हो मैम, कुछ भी बोलो। फिर थैंक आपने यू। किया वैसा कुछ कुछ प्लानिंग आया? नहीं, अभी नहीं कर पाई। अभी मैं मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिजी हूँ और एक उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट वहीं पर मेरे ऑर्चर्ड में अभी आने वाला है। ओके वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। सरप्राइज रहेगा वो। यस, दैट विल बी अ सरप्राइज। आई एम प्लानिंग अ ह्यूज थिंग इन माय ऑर्चर्ड, ओके जो प्रोबेबली कमिंग 2 to 3 years में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वंस इट्स कंप्लीटेड आई विल डेफिनेटली टेल यू। डेफिनेटली मैम। मैम इसमें ना एक इश्यू और भी आ रहा है, मतलब मैं एक्चुअली उन सब लेडीज़ के लिए बोलना चाहती हूँ और आपसे चाहती हूँ कि आपसे उनको कुछ सजेशन मिले कि कई बार ना फैमिली में स्पेशली पति सपोर्ट नहीं करते उनके हस्बैंड, तो उस टाइम पे उनकी सुनना चाहिए या फिर आपने जो बोला कि वेल, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर हस्बैंड तैयार नहीं होते हैं कि उनकी वाइफ जॉब करे या रिस्क ले या बाहर जा कर के काम करे। उसमें एक चीज़ है, आप कोशिश पूरी कीजिए अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की, और अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो कुछ हद तक उनके अगेंस्ट जा कर के भी कुछ काम करने में इसलिए गलत नहीं है क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो परिवार के लिए कर रहे हैं। राइट राइट एक कहावत है कि जब थाली में घी गिरता है तो खिचड़ी में घी डालो या घी में खिचड़ी डालो, घी तो थाली में रहेगा। राइट तो राइट जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो बेसिकली तो आप फैमिली को ही सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, जब आप बाहर जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 10 चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, तो उसका बेनिफिट भी आपकी फैमिली को मिलने वाला है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो हस्बैंड्स शुरू में सपोर्टिव नहीं होते, उन्हीं की वाइफ्स जब सक्सेसफुल हो जाती हैं तो वो कहते हैं अरे हमने ही तो उनको आगे बढ़ाया था। मुझे यही चीज़ आपसे पूछनी थी कि जो आपने अभी पॉइंट बताया, इन लोगों को मतलब जितनी भी हाउस वाइफ है और जो भी लेडीज़ आगे बढ़ना चाहती है उनको एक चीज़ मोटिवेट करेगी आपके एग्जाम्पल से कि कोई ऐसा लाइफ का आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब, फिर आप जिस फैमिली से आए हैं वो हाउस वाइफ, एक अच्छी मदर, ये सब होने के बावजूद इतने सारे रंगों में अपने आप को आपने खुद ने देखा है, और एक ऑन्टरप्रनर की जो एक छवि होती है तो वो चीज़ को वो भी आपने महसूस किया है, तो उन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि आपको ज़्यादा प्राउड इसमें ज़्यादा आया हो? वेल, सबसे ज़्यादा प्राउड मैं फील करती हूँ एक वाइफ और मदर होने में। ओके क्योंकि आप चाहे कितनी भी बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाइए, आप ऑर्गेनिक फार्मर बन जाइए, आप टीचर बन जाइए, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, बेसिकली जो एक फीमेल का नेचर है वो माँ और पत्नी का है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ नहीं बन सकते हैं तो बाकी चीज़ें फिर किसी काम की नहीं है। राइट मुझे जैसे मेरा क्या था कि मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने जॉब को छोड़कर फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, अपने बिजनेस को छोड़कर फैमिली को इम्पोर्टेंस दी। बहुत सारी जगह ऐसा था कि जहाँ मैं बहुत एक्सपेंड कर सकती थी मगर मेरे लिए फैमिली फर्स्ट था। राइट राइट तो इस सब के बीच मैंने परिवार को नहीं छूटने दिया, परिवार को नहीं जाने दिया, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखा। और मैं बड़े प्राइड के साथ एक बात कह सकती हूँ कि इस पूरे दौर में मैंने मेरे परिवार को कभी ठंडी रोटी नहीं खिलाई, हमेशा गर्म खाना अपने हाथ से बना करके अपने परिवार को, अपने पति को और बच्चों को खिलाया।
वहाँ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पर मैम एक सारी लेडीज में ये चीज़ पता नहीं अपने आप एक बाय डिफॉल्ट होती है कि वो खुद सेक्रीफाइस करती हैं, एक त्याग की मूर्ति जो बोला जाता है। पर पता नहीं दुनिया क्यों इस नज़र से उनको नहीं देखती। आप मेरा पॉइंट मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि जब कोई हाउसवाइफ, अच्छी मदर, ये सब लोग बनने की ट्राई करते और होते ही हैं, लेकिन जब वही लेडीज जब दुनिया में आगे बढ़ के एक एंटरप्रेन्योर बनती है, अपनी एक पहचान बनाती है ना, तो लोगों का उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारा जो समाज है वो, मैं केवल भारतीय समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश टीचर के साथ हिस्ट्री टीचर रही हूँ और मैंने बहुत डेप्थ में इन चीज़ों को पढ़ा है और बच्चों को भी समझाया है। पूरे समाज की मैं बात कर रही हूँ, वो चाहे ब्रिटेन का समाज हो, चाहे अमेरिका का समाज हो, चाहे वो भारत का समाज हो, कहीं का भी समाज हो, एक मेल डोमिनेंस हज़ारों सालों तक रहा। अब उस मेल डोमिनेंस के अगेंस्ट जा कर के एक फीमेल को उठते हुए देखना, बहुत कम लोग हैं जो उस बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं। राइट। जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, सचमुच में उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी। बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी। लेकिन मेरे ही सर्कल में या मेरे एग्जाम्पल में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें हस्बैंड्स ने सपोर्ट नहीं किया, बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वो बहुत आगे बढ़ी। राइट। तो बात ये है कि एक लेडी को उठता हुआ देखना, उभरता हुआ देखना, वो जो एक मेल डोमिनेंस वाला समाज है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता अभी भी है। ऐसा है। देखिए, समय के साथ चीज़ें बदली हैं, हाँ। धीरे धीरे और बदलेंगी। मैं ब्रिटेन की महारानी की बात कर रही हूँ, वो तो महारानी थी। वो महारानी जिसने सिर्फ ब्रिटेन को नहीं, एक समय आधे संसार को समा के रखा, उस पर राज किया। आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाइए, उनके महारानी बनने को बहुत सारे लोग ब्रिटेन में इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि वो एक फीमेल थी। आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़िए। तो अगर एक महारानी जो पूरे आधे संसार की महारानी है, उसको एज अ फीमेल डोमिनेट करते हुए देख पाना, वहाँ का समाज जिसे हम बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस समाज मानते हैं, हम तो ऐसा मानते हैं, वो लोग तो बहुत मॉडर्न है, वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एशिया है या अफ्रीका है, वहाँ तो वहाँ की कल्चर यूरोप की कल्चर से काफ़ी पीछे अभी है। ऐसे में जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना या डाइजेस्ट कर पाना इजी नहीं है। लेकिन आज पहले से स्थिति बहुत बेहतर है, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं कि इंडिया को मिसेस इंदिरा गांधी, जो एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे, इतने लंबे समय तक उन्होंने गवर्न किया और आज तक उतने लंबे समय तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। सही है, वो बात तो पहले से तो काफी चेंजेस आए हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे, आगे और आएंगे, आगे और आएंगे। बिल्कुल, पर वही बात है कि इस स्ट्रगल को लेकर के आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है। राइट। मैम, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफ़ी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा है कि स्ट्रगल हो गया, सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया, लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपके दिल के बहुत करीब हो एंटरप्रेन्योरशिप में। इवन अभी तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे जी में भी हाँ। थोड़ा बताइए ना मैम, कि वो जी भी कहीं ना हाँ। कहीं आपका एक बिजनेस का हिस्सा है या कहीं आपको शौक का हिस्सा है, मैं बोल हाँ, वो सकते मेरे शौक का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बिजनेस के साथ या अपने वर्क के साथ अपनी हॉबीज़ को मत मरने दीजिए। हैं। राइट। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ रीडर, आई एम अ फार्मर। तो मैं सारी चीज़ों को साइड बाय साइड जिंदा रखती हूँ। और जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, अगर आप एक बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए हैं तो दूसरे बिजनेस में हाथ डालने की हिम्मत ऑटोमेटिकली आ जाती है। Right. फिर तीसरे के लिए हिम्मत आ जाती है, क्योंकि सक्सेस का स्वाद एक बार अगर आपने चख लिया तो फिर ये तो जीभ में लगे ऐसे स्वाद जैसा है जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। राइट। तो आपके यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे कुछ जानना था, मतलब मैं देखती हूँ रेगुलरली आपका चैनल, लेकिन फिर भी हमारे ऑडियंस को भी बताइए, मतलब उसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओके, वेल, मेरा यूट्यूब चैनल है 21st सेंचुरी मॉम। मैं समाज को बदलने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि आज के 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग आप समाज को देखिए, बच्चों को देखिए, पॉलिटिक्स को देखिए, फाइनेंसेस को देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को देखिए। हर चीज़ को अगर हम बदलाव के साथ देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को समझना और उन चीज़ों को देखना इजी हो जाएगा और हमारी अपनी लाइफ इजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो परिवर्तन है वो सृष्टि का नियम है। रामायण काल में जैसा समाज था वैसा महाभारत काल में नहीं था। महाभारत काल में जैसा समाज था
वैसा उसके बाद के वर्षों में नहीं था। जैसा उसके बाद के वर्षों में था वैसा अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं था, और जैसा अंग्रेजों के शासनकाल में था ऐसा आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। राइट। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। अगर हम इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने लिए तो प्रॉब्लमेटिक हैं ही हैं, हम दूसरों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं। फिर हम वो सड़ा हुआ पानी बन जाते हैं जो एक ही जगह पर खड़ा होकर के बदबू पैदा करता है। मतलब समय के साथ अपने आप को चेंज करते जाओ, अपग्रेड करते जाओ। बिल्कुल। मेरा यूट्यूब चैनल का पर्पस यही है। 21st सेंचुरी मॉम जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वो जिंदगी के हर एस्पेक्ट को मैं उसमें टच करने वाली हूँ। और सारे एज ग्रुप के लिए। यस। पेरेंटिंग पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, एस्ट्रोलॉजी पर बनाए हैं, सोशल बिहेवियर पर बनाए हैं, कुकरी पर, एग्रीकल्चर पर, बहुत सारी चीज़ों पर बनाए हैं, और बहुत सारा कुछ अभी बाकी है। मेरा ख्वाब है समाज को बदलना, या बदलने से ज़्यादा कहिए कि लोगों को ये सिखाने की कोशिश करना कि इस बहाव के साथ, इस बदलाव के साथ अपने आप को बहने दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप भी सुखी हैं और सामने वाला भी सुखी है। राइट। तो मैम का चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और रेगुलरली चेक करना। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीरियसली मैम आपके चैनल से। थैंक यू सो मच।